नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है बचेली से। बचेली आर्सिलर मित्तल द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में कलेक्टर की अनुमति से अपशिष्ट खपाए जाने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं कंपनी लगातार अपशिष्ट को हानिकारक बताए जाने का खंडन करते आ रही है। बुधवार को युवा एकता मंच के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सीजेसी जिला अध्यक्ष सुजीत कर्मा ने प्रेस वार्ता कर किरंदुल स्थित आर्सिलर निप्पन मित्तल इंडिया कंपनी द्वारा धरातल के अंदर अपशिष्टों को दबाने की प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ाने जाने का दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से निजी स्वार्थ के लिए जिले को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने में लगे हैं। कंपनी द्वारा किए गए डंपिंग इलाकों में शिकायत के बाद जांच हुई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध डंपिंग करार देकर 1 लाख का जुर्माना किया था। उन्हीं को अब वर्तमान में अधिकारी वैधता का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी को लाभ दिलाने प्रशासनिक अमला किस हद तक लिप्त है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के लगातार अपशिष्टों का परिवहन और डंपिंग किया जा रहा है, पर सैकड़ों बार हजारों स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन कंपनी के हाथों की कठपुतली की तरह बर्ताव कर रही है। उल्टे ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम प्रशासनिक अधिकारी कर रही है। कहीं कहीं तो अपशिष्ट लाल मिट्टी के ऊपर सामान्य मिट्टी की परत तक नहीं डाली गई है और न ही नियमतः चार दीवारी बनाई गई है, जिससे लाल अपशिष्ट बारिश में बहकर लगातार नालों के माध्यम से खेतों में फैल रहे हैं और मृदा समाप्त हो रही है। अब प्रशासन से उम्मीद नहीं रही, आगामी दिनों में न्यायपालिका में जनहित याचिका दायर की जाएगी। अंतिम विकल्प है। सुजीत कर्मा ने प्रेस वार्ता को जानकारी दी। प्रेस वार्ता में युवा मंच के अन्य सदस्य में अमित तामो, विनय लखमा, कोराम, रामनाथ नेगी, रेमन मरगामी, हुंगा मंडावी उपस्थित रहे। के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के निकालने के साथ उन्होंने मानहानि का दावा करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके कार्य सारे लीगल और ऑन डॉक्यूमेंट सही हैं और उनके उस मिट्टी से किसी को कोई हानि नहीं है। वो सारे कार्य लीगल तौर पर सारे अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बावजूद ही कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया था, जिसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनके सारे अनापत्ति और प्रमाण पत्र, अनुमति प्रमाण पत्रों का खुलासा किया जाए और ये स्पष्ट हो जाए कि क्या सही मायने में कंपनी द्वारा सारे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए गए हैं या नहीं। जिस आधार को लेकर वो कहते हैं कि हमने जितने भी कार्य किए हैं या फिर जो कर रहे हैं या फिर जो डंपिंग का कार्य उनके द्वारा वर्तमान में भी किया जा रहा है, उनके लिए उनके पास सारे अनापत्ति प्रमाण पत्र है। इससे पहले भी हमने 20/1/2023 को इसी साल एसडीएम महोदय बचेली के समक्ष युवा एकता मंच के माध्यम से एक शिकायत प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने कंपनी के सारे दस्तावेजों की जांच के लिए शिकायत लगाई थी। परंतु शिकायत का असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ दस्तावेज मेरे हाथ में ऐसे लगे जिसको देख के ये स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास किसी भी प्रकार से ना ही ग्राम सभा, वास्तविक ग्राम सभा की अनुमति है, ना ही किसी अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र की उनके पास अनुमति है या फिर बोल सकते हैं कॉपी है। 15/5/2020 को कार्यालय खनिज कलेक्ट्रेट से जिला दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्रबंधक मेसर्स आर्सेनल मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उस कारण बताओ नोटिस के तीसरे बिंदु में उनको यह स्पष्ट किया गया था कि आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसमें उसमें लिखा था कि परियोजना स्वीकृति क्षेत्र से बाहर शासकीय भूमि में डंप किए गए लॉ एक्स अपशिष्ट पदार्थ क्षेत्र का नक्शा, खसरा, B1 भूमि स्वामी सहमति, ग्राम सभा, नगर पंचायत, वन विभाग, मैं वन विभाग के जिक्र यहाँ पर आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, वन विभाग एवं खनिज विभाग दंतेवाड़ा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र। परंतु अभी मैंने जब इस पे RTI डाला और इन अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच करने का सोचा, तब मेरे पास 20/3/2023 कार्यालय उप वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा से एक RTI रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में मैंने उनसे पूछा था क्या आर्सेनल मित्तल द्वारा डंप किए जा रहे किसी भी कार्य पे के लिए आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु या फिर
अनुमति हेतु कोई आवेदन, निवेदन या फिर आपके द्वारा किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उनके द्वारा ये क्या कहा गया है कि हमारे द्वारा चाहिए गई जानकारी के संबंध में, यानी कि जो मैंने आवेदन लगाया था उस संबंध में अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उनको जानकारी ही नहीं है कि इस प्रकार का कार्य भी कुछ उनके संज्ञान में चल रहा है। इसी कड़ी में जब हमने उन पे शिकायत इससे पूर्व जब किया था, तब एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। कार्यालय कलेक्ट्रेट खनिज अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के माध्यम से, जिसमें 3 सदस्यीय जांच दल में एसडीएम प्रकाश भारद्वाज, अजीत बिगुल जिला महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग, योगेंद्र सिंह खनिज अधिकारी सदस्य के तौर पर उपस्थित थे। इन 3 सदस्यीय जांच दल में जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिन क्षेत्रों में उन्होंने एक जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया है कि इनके द्वारा जांच किया गया, इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और उन क्षेत्रों के निरीक्षण करने के पर यह पाया गया कि ये सारे कार्य बिना कलेक्टर के अनुमति के कराए गए थे, यानी कि वो सारे कार्य अवैध थे बिना कलेक्टर की अनुमति के, जिसके बाद उन पर 1 लाख रुपए का राजसात किया गया था। यहाँ पर सबसे विचारणीय विषय यह है कि जिन क्षेत्रों के लिए उन्होंने एक जांच प्रतिवेदन बनाया, जिसमें उन्होंने पाया कि ये कार्य जो हुआ है वो गलत है, उन्हीं कार्यों के लिए आज 16/3/2021 को अनुमति प्रदान कर दिया जा रहा है कार्यालय कलेक्टर खनिज अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा। 2020 में जिस पर जांच हुआ, जांच में यह पाया गया कि वह कार्य गलत हुआ, अर्थात जब जांच हुआ यानी कि 2020 को, उससे पूर्व वो सारे कार्य हो चुके थे, जिसके बाद शिकायत के बाद हमारी शिकायत के बाद वो चीज़ स्पष्ट हुआ और संज्ञान में आया। तो ये कैसा संभव है कि जब वो कार्य पूरा हो चुका है, उस पर जांच हो चुकी है, उसको गलत बता दिया गया है, तो 2021 में उसी कार्य को पुनः कैसे अनुमति मिल रहा है? सबसे संदेहास्पद बात ये है। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मैंने शिकायत किया था, उस शिकायत में भी उन्होंने ये कहा है कि कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में इस प्रकार का कोई अवैध कार्य नहीं किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात रही कि जब 3 सदस्यीय जिला के कलेक्ट्रेट से 3 सदस्यीय जांच दल आके यह कहती है कि यह कार्य अवैध हुआ और उस पर हमने 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका, ठीक, तो यही क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कहता है कि यह कार्य हुआ ही नहीं है। 2 अलग अलग विभाग, अलग अलग इनकी जांच रिपोर्ट है, जो कि ये सवाल खड़ा करती है कि क्या सही मायने में कंपनी द्वारा सही कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जब 1 लाख रुपए का राजसात करते हुए कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई, उस समय कुछ विशेष चीजों को ध्यान से भटका दिया गया ताकि उसमें कुछ उनके खुद के अधिकारी ना फंसे। जैसे कि थाना प्रभारी किरंदुल का एक लेटर हेड, जिन्होंने उसने अनुरोध किया और से केवल मात्र अनुरोध करने के बाद बिना कलेक्टर के परमिशन के उन्होंने डंप करवा दिया। लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा, इन्होंने भी आवेदन निवेदन किया, बिना कलेक्टर की अनुमति के उन्होंने वहां डलवा दिया। आप स्पष्ट रूप में आप समझ सकते हैं कि शायद इनकी जो लेटर हेड या फिर इनकी जो पद है वो कलेक्टर से ज़्यादा हो सकती है शायद, जिसको महत्व देते हुए कंपनी ने इनकी बातों को प्राथमिकता देते हुए ये नहीं सोचा कि कलेक्टर की अनुमति लेनी आवश्यक है और उन्होंने वहां पर काम कर दिया। अब सबसे बड़ा विषय इसमें यह है, आखिर क्यों कंपनी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, क्यों यह कंपनी नियम से नहीं चल रही है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंपनी को दिनांक 20/5/2005 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के तहत जारी कंसेंट टू ऑपरेट जल समिति में अपशिष्ट पदार्थ या टेनिंग के सुरक्षित अपवहन हेतु नियम और शर्तें दिए गए थे।
जिस नियम एवं शर्तों के अनुसार 11वें नियम और 12वें नियम के अनुसार प्लांट को उत्पादन प्रारंभ होने के 10 महीने तक टेलिंग को कडमपाल डैम में डिस्चार्ज किया जाएगा। 11वें महीने से अगले 2 वर्ष तक का टेलिंग को बचेली टेलिंग डैम में डाला जाएगा। उसी में आपके शर्त क्रमांक 13 के अनुसार कंपनी को टेलिंग डैम अपना स्वयं का एक टेलिंग डैम का निर्माण करना होगा, जो कि अनिवार्य माना गया था, जिसकी आयु कंपनी के पूरे लाइफ सर्कल के बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि आज दिनांक तक किसी कारणवश, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कारण है बताने के वो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कारण है बताने के लिए हमारा टेलिंग डैम नहीं बन पाया है, जिस कारण से वो ये विधि को अपना रहे हैं, जिसमें वो ग्रामीणों से जमीन लेते हैं और उसमें 4 से 6 फीट 8 फीट तक गड्ढे खोदते हैं, उसमें अपने अपशिष्ट पदार्थों को डालते हैं और ऊपर सतह को ढक देते हैं। अब इसमें एक और चीज आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। नगर पालिका किरंदुल के पीछे जो अपशिष्ट पदार्थ डंप किया गया है, उस अपशिष्ट पदार्थ के लिए जो अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ये कार्य तो पहले हो चुका था और अनुमति अभी प्रदान की गई है। इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि किरंदुल नगर पालिका परिषद के कार्यालय के पीछे निर्मित गड्ढों को अपशिष्ट पदार्थ से भरकर ऊपरी सतह पर मिट्टी से समतलीकरण करने हेतु, जो कि हुआ नहीं। अपशिष्ट पदार्थ डंप किया गया, लेकिन ऊपरी सतह को किसी भी प्रकार से मिट्टी से या फिर मुरुम से ढका नहीं गया। इसी के तहत और जब नियम शर्तों पर जाएं तो खनिज अधिकारी द्वारा 5 बिंदु पर नियम शर्तें सुझाई गई है। इसी शर्तों के अनुसार उनको स्पष्ट रूप में कहा गया है, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ऊपरी सतह को आप समतलीकरण करें मुरु मिट्टी से। उसके बाद आप ये सुनिश्चित भी करें कि किसी भी प्रकार से इस मिट्टी का भूमिगत जल में या फिर प्राकृतिक जलाशयों में स्राव नहीं होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां पर ऊपरी सतह को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, बरसात के समय में पूरी संभावना है वह मिट्टी बरसात के पानी साथ मिलकर लाल पानी के रूप में जाकर नदियों में मिल जाएगी, जो कि बस्तर या दंतेवाड़ा जिला की एक समस्या में से एक है, जिसे हम बार बार कहते हैं लाल पानी समस्या। तो क्या ये मैं नहीं मान सकता हूं कि इस कारण से भी लाल पानी की समस्या उत्पन्न होगी, जिसको हम कहते हैं लाल जहर। तो क्या यह लाल जहर कहने लायक नहीं है? ये मेरा सवाल है। जब आप स्वयं इस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि आपका दिशा निर्देश दिया गया है कि आप ऊपरी सतह पर सुरक्षित से और समतलीकरण करिए मुरु मिट्टी से, जिससे भी जो भी, लेकिन नहीं कराया गया। बरसात के दिनों में वो किसी न किसी जलाशयों में जाके मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, किरंदुल के ही आर्सेनिक मित्तल कंपनी के बाजू में एक छोटा सा जलाशय है जो कडमपाल डैम तक की ओर जाती है, एक छोटी सी नदी है। उस नदी के किनारे भी कंपनी ने बिना ऊपरी सतह पर समतलीकरण किए ऐसे ही डंप करके रख दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी कुछ दिनों के लिए बरसात हुई, जिसमें उसके किनारों का कटाव हुआ और वह जलाशयों में जाके मिला है, जिसका प्रमाण आज की डेट में वहां पर देखा जा सकता है। यही कारण है कि हम इसको लाल जहर कह रहे हैं। अपशिष्ट में कौन कौन से रासायनिक तत्व मिलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ में हमारे जिस रिपोर्ट में हमारे जब निकला था तो उसमें बहुत सारे पदार्थ हैं, और भारत सरकार के गैजेट के अनुसार उनके कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं कि कितने प्रतिशत उसमें एफी कंटेंट होनी चाहिए, तो वो मान्य होगा। कितने प्रतिशत एफी कंटेंट से अतिरिक्त हो गया तो वो अमान्य होगा, क्योंकि ये इनके जो जांच रिपोर्ट है, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट इनके स्वयं के, तो उसको ऑथेंटिक माना जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि ये होना चाहिए कि जब भी वो अपने अपशिष्ट पदार्थों को कहीं डंप करे, उससे पहले वो अगर उस चीज़ का रासायनिक विश्लेषण कर ले, उस रिपोर्ट पे आ जाए कि भैया ये सही है, तब उसको वो डंप कर सकते हैं। आर्सेनिक मित्तल का तो दावा है ना, सरकारी संस्था जो है केंद्रीय, जी वो दावा करते हैं, लेकिन वो एक ही जो उनके डंप यार्ड है, जैसे मेरे पास जो दस्तावेज आए हैं उसमें यह लिखा है कि उनके डंप यार्ड से संबंधित वो विश्लेषण रिपोर्ट है, उनके डंप यार्ड से। आर्सेनिक मित्तल का दावा है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो
किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का हानिकारक नहीं है। लाल उनके जहर पास नहीं वो है। दस्तावेज है जिसके वो मिट्टी उनका हानिकारक भारत है। सरकार आपके के- पास क्या दस्तावेज है? क्या वो लाल जहर आप कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई उसका प्रमाण है क्या? वो खतरनाक है। अगर वह इतना ही साफ और अच्छा मिट्टी है, क्यों ना उसको सरकार घोषित कर दे कि खाद के तौर पर जहाँ पर नहीं हो रहा खेती में डालती जाइए। इससे पहले भी कंपनी द्वारा हमारा मौखिक तौर पे जब बहस हुआ था, तब उन्होंने हमको कहा था कि हम इस ज़मीन पे खेती करके दिखाएंगे जहाँ पर उन्होंने कुछ सालों पहले डंप किया था। क्या आज के डेट में उस जगह पे खेती हुई? हम सवाल ये पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल, अगर वह मिट्टी इतनी अच्छी है और उससे कोई नुकसान नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा या फिर खनिज अधिकारी द्वारा उनको ये दिशा निर्देश क्यों दिया जा रहा है कि आप गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे और ऊपरी सतह को मुरुम मिट्टी से समतलीकरण करेंगे? ये बातें शायद मिलाप नहीं खाते हैं सर। अगर वो इतनी ही सुरक्षित है तो उस चीज को लेके आप कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? अगर वो इतनी सुरक्षित है तो उसके लिए भारत राजपत्र को दिखाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसके लिए मेरे हिसाब से अगर साधारण मिट्टी है तो लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए तो शायद मेरे हिसाब से कलेक्टर से, वन विभाग से, खनिज विभाग से और ग्राम सभा से वो चीज़ की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक बहाने हैं और उनको एक अपने एक कार्य को सुचारू रूप से चलाने हैं। तो ये वो उनके तर्क जो है वो गलत तर्क है। अगर वो सही मिट्टी है ना तो उनके लिए उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है बहुत उपजाऊ और मतलब बहुत अच्छा मिट्टी भले ही नहीं है, लेकिन वो लाल जहर भी नहीं है जो आप नुकसान लोग नहीं बोलते हो। नुकसानदायक जहर तो कतई नहीं है। तो फिर लेकिन हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, तो फिर क्यों खनिज विभाग द्वारा उनको कहा जाता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि इस मिट्टी का बहाव किसी भी परिस्थिति में प्राकृतिक जलाशयों में नहीं होना चाहिए। आप ये सुनिश्चित करें कि ऊपरी सतह को मुरुम मिट्टी से दल के उसका समतलीकरण करें। ये मैंने कह रहा हूँ, ये उनकी नियम कानून दिशा निर्देश है। चलो ठीक है, आप लोगों की एक्चुअल में आपत्ति क्या है? क्या ये मिट्टी जो हमें आपत्ति जलाशयों बस में इस चीज से है कि वो स्पष्ट करे हमारी बातों को, जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप नियमतः सारे नियम से होकर गुजरे। हमने ये नहीं कहा कि आप मत करिए, हम बस शुरू से यह मांग कर रहे हैं कि उनके अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर अनुमति प्रमाण पत्र हैं वो सारे वैध रहे। अगर वैध रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। उनका तो लेकिन कहना अगर है- ये इस प्रकार से वो कार्य करें, जहां तक मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि क्यों जब भी कार्रवाई होगी तो मात्र 1 लाख रुपए की होगी, तो क्यों ना हमारे करोड़ों का काम 1 लाख रुपए फाइन देकर हम करवा लें। तो बोलते हैं कि ग्राम सभा में हम पास करा के फिर हम कार्य को करते हैं बिल्कुल कहीं पे। नहीं है उनके पास, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दिखाइए वो हमको, ग्राम सभा उनके पास रिपोर्ट है तो दिखाइए हमको। नहीं तो वो जमीन तो उनको उपलब्ध हो रहा है, कोई ग्रामीण ही दे रहा है या जो भी है, मतलब साधारण सी बात है, अगर मैं भी अपनी ज़मीन पे डालने का चाहूँ, उदाहरण के लिए मैं मानूँ कि मेरे गांव का ज़मीन है तुगेली की, अगर मैं वहाँ डालने की चाहूँ तो ये तो हेलीकॉप्टर से ला के डालेंगे नहीं, पंचायत के रास्तों से होके गुजरेंगे, किसी न किसी के ज़मीन के खेतों से होके गुजरेंगे, तब जाकर मेरे खेतों में पहुँचेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के, क्योंकि इससे मेरा स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके मैं क्या पंचायत को दरकिनार कर सकता हूँ? क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो क्या मैं पेशा कानून और ग्राम सभा की अवहेलना कर सकता हूँ? क्या इतना अधिकार है, क्या इतना मेरे को निजी अधिकार है कि मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे ज़मीन पर डाल दीजिए सर, जिससे दूसरे को नुकसान भले हो जाए लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसमें एक वो है, जैसे कोई ग्रामीण है अपना ज़मीन देता है, तो कोई ज़मीन का डायरेक्ट कांटेक्ट वहाँ के सीएमडी या जो वहाँ के जीएम है उनके साथ कांटेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं सचिव सरपंच के उसके संपर्क में आते होंगे, उसके बाद ही होता है। आपको तो मैं जब सचिव सरपंच इसका विरोध क्यों नहीं करते, कैसे ज़मीन दे देते हैं? आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्राम सभा में किसी भी सचिव सरपंच का कोई मुख्य रोल नहीं होता है। ग्राम सभा एक अलग ही प्रक्रिया है और ग्राम पंचायत प्रस्ताव एक अलग प्रक्रिया है। जैसे कि आपने कहा था कि उन्होंने कहा, कंपनी कह रही है कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं ग्राम सभा से संबंधित, तो वो ग्राम सभा से संबंधित नहीं है। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले कुंदेली का प्रकरण स्पष्ट रूप से सामने आया कि उन्होंने जिस दस्तावेज को सामने रखा वो ग्राम पंचायत प्रस्ताव थी, वो ग्राम सभा की रिपोर्ट नहीं थी। तो ग्राम सभा एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और हम यही कह रहे हैं कि आप अगर ग्राम सभा में ये होता है कि आपके सारे ग्रामीण एक मत में उस चीज़ के लिए राजी होते हैं, और ग्राम पंचायत प्रस्ताव में कुछ ही लोग और सरपंच और कुछ वार्ड पंच ही लोग जो हैं अपने पंचायत प्रस्ताव के लेटर पर उसको पारित करवाते हैं।
कहीं ना कहीं मतलब ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है हाँ वो उनकी संलिप्तता है, बिल्कुल है। ये दरकिनार किया ही नहीं जा सकता कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की इसमें उनका संलिप्तता क्या नहीं है। उद्देश्य होता है उसमें? व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी लाभ व्यक्तिगत के स्वार्थ, लिए। निजी लाभ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका, जिसको लेके वो समाज को दरकिनार कर देते हैं, पंचायत को दरकिनार कर देते हैं, पेशा कानून और ग्राम सभा को दरकिनार कर देते हैं। आर्सेलर हमारा बस मित्तल ये से है। ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल दोषी हमारे बिल्कुल। जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर समाज के जो फर्जी ठेकेदार हैं उनसे लेकर जिला प्रशासन से लेकर और कंपनी खुद, ये सारे जिम्मेदार हैं। अगर आपके कामों में कोई गलत काम नहीं है तो आप नियम से करेंगे, इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। और जब सारे पंचायत स्वयं एक मत से उस कार्य को कराने के लिए तैयार होंगे, ग्राम सभा में प्रस्तावित पारित होगा, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज का गलत कहने का। आप सुरक्षित वैज्ञानिक विधि अपनाइए ना, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है। आप इसमें देखिए, भूभरण हेतु चयनित भूमि के स्वामी स्थानीय जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ग्राम पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। मैं आपको वो नियम कानून बता रहा हूँ जिसको लेकर इनको दिशा निर्देश जारी किया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के भूभरण हेतु सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए, जिससे आसपास के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। आसपास के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। खनिज कार्यालय, पर्यावरण विभाग खुद मान रहा है कि इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तभी वो ये दिशा निर्देश जारी कर रहा है। कुछ ना तो कुछ चीजें होंगी जो कि ये पर्यावरण के लिए अनुचित है। यही कारण है कि हम ये चाह रहे हैं कि जितने सारे कार्य हो वो नियमतः सारे अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ हो, ग्राम सभा की अनुमति हो, तो ये चीज कार्य किया जाए तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। इसमें आर्सेलर मित्तल को जिला प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? सहयोग पूरी मिल रही है। जिला प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी, IAS IPS ऑफिसर भी बैठते हैं, उनको हर चीज के ज्ञान होना जिला चाहिए। कलेक्टर की क्या भूमिका है? बिल्कुल, वो बिना सोचे समझे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, और वो परमिशन दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्टर महोदय या फिर बाकी किसी को, अधिकारियों को, खनिज अधिकारियों को आज तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है। बिना अनुमति के जी। अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए था उनको। पंचायती राज है तो पहले पंचायत का जी। राय जानना जरूरी है। आज जानना चाहिए। आपके घर के बाजू में अगर मैं रहूं, उदाहरण के लिए मैं पूछ रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, आपके घर के बाजू में मैं रहूं, तो क्या मैं डीजे का सेटअप लगा लूं क्योंकि मेरे निजी स्थान है, डीजे का सेटअप लगा लूं, जोर जोर से बजाता रहूं क्योंकि मैं अपने निजी स्थान पे बजा रहा हूं, तो क्या यह सही है? नहीं है। इससे आपको भी दिक्कत है। नहीं, कहीं सेम ना उसी कहीं प्रकार। कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि जैसे ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच का हस्ताक्षर होके जा रहा होगा, कहीं कहीं उस पे प्रशासन भी को कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी गुमराह कर रहे होंगे कि ये तो हम लेके आ गए जी जी जी, पंचायत का। बिल्कुल 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 ये भी बिल्कुल हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कहा ना। आर्सेलर मित्तल जो जगह जगह डंप कर रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है क्या? बिल्कुल है। इसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता कि जनप्रतिनिधियों का, किसी नेता नगरी का या फिर किसी राजनीतिक संरक्षण का ना होना। अगर वो ग्राम सभा जैसे बड़ी चीजों को दरकिनार करते हुए, बाईपास करते हुए इतने बड़े कदम उठा ले रहे हैं और उस पर अधिकारियों के हस्ताक्षर हो जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी संदेह की बात है कि इसमें किसी न किसी की संलिप्तता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं किसी राजनीतिक दबाव के कारण ये सब कर रहे हैं? हाँ, वो तो है कि राजनीतिक दबाव उनके पास होगा तभी वो कर रहे ये हैं। दस्तावेज आपने निकाला लेकिन- है, बाकी क्योंकि उन सरकारें आते जाते ही रहती है, सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए है, और जो अधिकारी है उनको लाइफ टाइम उस क्षेत्र में सेवा प्रदान करना है। वो पढ़ लिख कर आके एक कंपटीशन एग्जाम पास करके उस क्षेत्र पे पहुंचे, उस पद पे पहुंचे, तो उनको ये चीज़ को सुनिश्चित किया जाना था कि सारे वैध दस्तावेज हो तो मैं अपना कलम चलाऊं। जो आपके पास दस्तावेज है, उसमें आपको नहीं लगता है कि अधिकारी सारी चीज़ों को अनुकूल करके ये नहीं, मैंने बार बार वही कह रहा हूँ मैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, फिर भी अधिकारी उस चीज़ को अनुमति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जा रहा है। तब आप क्या करेंगे? आगे का क्या क्या रणनीति आपका- है? आप लोग क्या कर मेरा सकते हैं? प्रयास चल रहा है। शासन और प्रशासन शासन सब प्रशासन मिले को हुए हैं। शासन प्रशासन को हमने बहुत बार इस चीज़ में अपनी अनापत्तियां प्रमाण पत्र या फिर हमने आपत्ति प्रदान की है और शिकायत भी की है, उस पर जाँच के लिए बात भी कही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी जांच होती है तो मात्र केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना कंपनी पर ठोक दिया जाता है। तो शायद कंपनी इस उम्मीद में है कि फिर से मैं करोड़ों का काम कर लूँ और मात्र 1 लाख रुपया देके बच जाऊँ।
आगे आगे का क्या है? क्योंकि ये तो हमने अभी ये तो नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, धड़ल्ले प्रशासन से भी चल आपका रहा है। नहीं सुन रहा है, तो आप इसके बाद एक रास्ता बचता है कोर्ट का। कोर्ट का, जी। क्या लगता है आपको? हाई कोर्ट जाएंगे में क्या? पिटीशन डालने के लिए मैंने अपने वकील को एक हायर कर चुका हूँ। उसके लिए मैंने सारे दस्तावेज भेज दिए हैं और उसमें पूरा जांच चल रहा है और उस पर अध्ययन चल रहा है, जिसके बाद हम जल्द ही इस चीज़ में हाई कोर्ट में पिटीशन डाल देंगे। लाल जहर को लेकर के कुछ पत्रकारों ने खबर भी उठाया, उनको धमकी दिया गया, इस बारे में क्या? आज का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसी कारण से ही मेन मुख्यता था कि कुछ पत्रकारों को जो धमकी दिया गया है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे जो उनको सपोर्ट देती है वो है पत्रकार भाई बंधु जो रहते हैं, उनके सपोर्ट होती है। और भारतीय संविधान में लोकतंत्र में सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं पहलू माने जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि जब मेरे भाइयों पर, मेरे पत्रकारों पर ये बात आई तो उसके लिए मैं खड़ा रहूं और उनके लिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब आवश्यकता होगी या फिर हमें आवाज़ दिया जाएगा, मैं अपने पत्रकार भाइयों के लिए, अपने समाज के साथ एक पैर में खड़ा रहूँगा। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।